अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन अहम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले बात होगी डेवोस में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की, जहां पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल मौजूद थे। आलमी रहनुमाओं की खुसूसी तवज्जो का वो मरकज़ बने रहे। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि हम बात करेंगे सूरत हाल में जो कराची में हो रही है। कराची में इस वक्त ये हो रहा है कि जो मुस्तफ़ा कमाल हैं वो ये कह रहे हैं कि कराची को जनाब हिस्सा बनाया जाए विफाक का, और आर्टिकल 148 और 49 के तहत फेडरल टेरिटरी करार दिया जाए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का मौशी दारुल हुकूमत इसको बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब जो शर्जील इनाम मेमन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने माजी में भत्ते के लिए लोगों को ज़िंदा जलाया। इसी तनाजुर में 18वीं तरमीम पर राना सनाउल्लाह साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसको डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात होगी, जिसका आगाज़ 7 फरवरी से होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में ये हो रहा है। बांग्लादेश जो T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप C में शामिल है, इसके तमाम मैचेस भारत में शेड्यूल हैं, लेकिन बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस इनकार कर दिया है। अब क्या फ़ैसला आता है, आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे और पैनल की राय भी इस पे जान लेंगे। डेवोस में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की हम बात करते हैं, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जो हैं वो मरकज़े निगाह रहे। और इसी पे बात करने के लिए मसूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मसूद रज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आप किस तरह से देखते हैं ये वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी को, और इसके साथ साथ न सिर्फ नुमाइंदगी हुई है बल्कि एक अहम मकाम भी पाकिस्तान को मिला है और वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब ख़ास तवज्जो का मरकज़ भी रहे। कैसे रीड करते हैं आप इसे? जी, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि खासतौर पे मई 2025 की जंग के बाद पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी रही है वो बहुत नुमाया रही है। और एक तो पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क है। इसके बाद जो ट्रंप के साथ पाकिस्तान ने जिस तरह से एंगेज किया है और रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि हम एक पीस काउंसिल का भी हिस्सा बन गए हैं, तो ये तमाम डेवलपमेंट ऐसी है कि हमने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत मुस्तहकम किया है, जिसकी वजह से जो हमारा वेटेज है वो ज्यादा बढ़ा है। और दुनिया की समझ में आ गया कि पाकिस्तान वो नहीं है जिसको ये समझाया जाता था कि पाकिस्तान एक फेल्ड रियासत है, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता था। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, खासतौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो इसमें अपना किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ ना अभी तो हमारी हम मुख्तलिफ फोरम्स का हिस्सा बन रहे हैं, मुख्तलिफ इत्तेहादों का हिस्सा बन रहे हैं, हम दिफाई मुआहदे कर रहे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आगे चलकर जो FDI हमारे मुल्क में इस वक्त नहीं आई है उसमें भी एक कलीदी किरदार अदा करेगी, क्योंकि कौमों का, दुनिया का एतमाद जो है वो पाकिस्तान पर बहाल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ी खुशहाल बात है। ठीक है, अब्दुल्ला गुल हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की शिरकत वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में, और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत इख्तियार की है आज बाकायदा तौर पर दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने भी इस पर दस्तखत कर दिए हैं चार्टर पे। सर, कैसे रीड करते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो है वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के अंदर जाना शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है, बहुत अच्छी बात है लोगों को। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि किसी भी मुल्क के लिए जो मुआशी तरक्की है वो तभी मुमकिन है जब उसकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम होगी। जनूबी एशिया के अंदर सबसे महंगी बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर आप मुवाजना कर लें बाकी ममालिक से, चलें दुनिया की 3 बड़ी मईशतों को आप जो है वो छोड़ दें, लेकिन अगर आप मतलब चाइना, अमेरिका, भारत और इनके साथ आप ना बात करें तो आप जो है नेपाल और इसी तरीके से श्रीलंका और बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश के अंदर जो बिजली है उसकी कॉस्ट तकरीबन 9 सेंट जो है वो पर किलोवाट आवर है। इसी तरीके से जो नेपाल है और उसके अंदर 8 सेंट है, जबकि पाकिस्तान में 13.5 से लेके 16 सेंट तक जो है वो बिजली की कॉस्ट है। तो दुनिया में कैसे हम मुआशी सतह के ऊपर जो इंडस्ट्री लोग लेके आएंगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, पहली बात यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसी तरीके से हमारी जो सिक्योरिटी है, शफाफियत निज़ाम का है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में ज़रूर सवाल है जो दुनिया के मुख्तलिफ फोरम हमसे पूछेंगे। सही। दूसरी जानिब जो है वो गजा पीस प्रोसेस का हिस्सा बनना, मेरे ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है।
हमने कम से कम कोशिश की है। ठीक है कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम ना बनते फ़र्ज़ करें, तो मकसद ये है कि क्या फिर गज़ा के लिए कोई हम किरदार अदा कर सकते थे? इसका एक बड़ा मस्बत पहलू ये है कि देखिए इसके अंदर दुनिया के 20 ममालिक शामिल हैं, जिसके अंदर अभी रूस भी जो है वो शिरकत के लिए तैयार हो चुका है और अब देखते हैं चाइना किस तरफ जाता है, सऊदी अरब भी है, इलाकाई ममालिक भी हैं, तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है। अब इतना आसान नहीं होगा इज़राइल के लिए अपनी मनमानियाँ करना, क्योंकि ज़ाहिर है ये तमाम मुल्क जो है वो अमेरिका को जो है वो मोरद-ए-इल्ज़ाम ठहराएँगे किसी भी मुआहदे की जो ब्रीच के अंदर, यानी कि किसी भी मुआहदे को अगर वायलेट किया गया, तो ये अमेरिका को पूछेंगे कि जनाब इज़राइल के हवाले से अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? तो इज़राइल को भी एक चेक रखने के लिए ये एक मेरे ख़्याल में अमेरिका ने बड़ी इसके अंदर एक उनको मैं ये कहूँगा कि उन्होंने भी एक पॉलिटिक्स खेली है इस मामले पे और इज़राइल को एक किस्म का उन्होंने एंगेज किया है। जैसे जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनको किसी आप जो है उनकी मंगनी कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि जी खूंटे से बाँध दिया है। तो मकसद यहाँ ये है कि इस टाइम पे इज़राइल को भी एक खूंटे से बाँधने की कोशिश है, लेकिन क्योंकि वीटो पावर जो है वो अमेरिका ने अपने हाथ में रखी है और माज़ी में हमने देखा कि जब भी इज़राइल के हवाले से कोई बात आती है, तो अमेरिका वाहिद मुल्क होता है जो वीटो करता है और इज़राइल के मौक़िफ़ की तायद करता है। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर एक और भी मसला है और वो ये है कि किसी सूरत जो चीन और रूस जो हैं, वो जो कि और दीगर दुनिया के ममालिक जिनके पास वीटो पावर्स हैं, उनको शामिल न किया जाए। ये भी एक जो है वो इसका पहलू है और चाइना ने इसमें अभी शिरकत नहीं की, जो कि हमारा एक बहुत देरीना दोस्त है और हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना क़बल-अज़-वक़्त होगा, लेकिन अभी इसके जो मुहर्रकात हैं वो सामने आएँगे और इज़राइल के ऊपर कहीं न कहीं दबाव ज़रूर बढ़ेगा, ये मुझे मालूम है अच्छी तरीके से और दबाव आएगा। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इज़राइल के अंदर अपने बहुत मुश्किलात हैं और नेतन्याहू को मालूम है कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म से हट गया, तो उसको आलमी अदालत जो दहशतगर्दी की है, उसने उसको एक दहशतगर्द करार दिया हुआ है। दूसरी जानिब उसके अपने मुल्क में उसको सज़ा का जो है वो इंदिया दे दिया गया है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेसेट में खिताब करते हुए उनके सदर को इज़राइली कहा था कि आप इनको माफ़ कर दें, तो उन्होंने कहा मैं नहीं माफ़ कर सकता, अदालत माफ़ करेगी। तो इसका मतलब ये है कि उनको ये मालूम है कि ये डू और डाई का मामला है और अगर उन्होंने इस टाइम पे अमेरिका का सहारा छोड़ा या अमेरिका की बात मानने से या उसके ऊपर कान धरने से इनकार किया, तो उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर हसनैन साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज है उसको आप किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो माजी की तरह नहीं रहा, वो यकसर मुख्तलिफ हो गया है। आप कैसे इस पूरी सिचुएशन को रीड करते हैं? पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये? मैडम सर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बिजली की जो कॉस्ट है, मैं खुद जो हूँ वो आपको बताता चलूँ कि आज से 2 साल पहले जो IMF की नेगोशिएशंस थी, आई वाज डीमन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीम। ये वो वक्त था जब हमें याद आता था कि मैं जब लंदन में पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ जब अंडरग्राउंड में एक दफ़ा मैं ट्यूब में बैठा तो वहाँ लिखा था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू राइज वेरी सून। इट वाज खबर ऑफ सन। जब हम पाकिस्तान आए तो हमने पाकिस्तान को IMF के इस जो जंगल है उससे निकलते भी देखा, हमने अपने आप को इस IMF की बेड़ियों से आज़ाद होते भी देखा। फिर मैंने वो वक्त भी देखा कि जब हम कतर में IMF की नेगोशिएशंस के लिए जाते थे, तो 3 मुल्कों की कोलैटरल गारंटी होने के बावजूद, ठीक है, IMF हम पे यकीन नहीं करता। सो आई थिंक आज की जो पहलू है उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आज हेड ऑफ IMF के साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई। हम जो 4 सालों से उनको इस्तदा करते थे कि हमें सब्सिडी देने दें हमारी लो इनकम जो लोग हैं उनकी टैक्सेशन पे, और दूसरा बिजली के ऊपर, वो 4 सालों से मुस्तरद करते जाते थे। तो लेकिन आज जो हेड ऑफ IMF है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर से 1-on-1 मुलाकात हुई है, तो उसके अंदर उन्होंने मुस्बत पहलू दिखाए। एंड स्पेशली बात ये है ना जी, एज अ लॉयर आई विल टेल यू समथिंग, व्हेन यू टेक, सिंपल बात करते हैं, जब आप एक गाड़ी लेते हैं बैंक से, when you're a good customer, जब आप किस्तें टाइम पे दे रहे हैं, अदायगी कर रहे हैं, तो जब आपकी किस्तें खत्म होने से पहले ही, आपकी जो एग्रीमेंट है खत्म होने से पहले ही उसके म्याद, वो कहते हैं आपने अगली गाड़ी लेनी है। तो IMF के साथ भी यही जस्तजू है। जब when you become
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब आप किसी लेंडर से, हम तो बोरोवर है ना जी, जब आप उसकी रकम की अदायगी शुरू करेंगे तो वो भी आपकी बात सुनेगा। हमने तो वो वक्त भी देखा है कि हम नेगोशिएशंस के लिए बैठे होते थे और यहाँ वो खतूत चल रहे हैं जी कि वहाँ IMF को ये लिख दो तो वो लिख दो। तो सर छोटी सी मेरी एक और इस्तदा है कि आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जी। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आई वुड टेल यू समथिंग एंड एज ए यंग पाकिस्तानी टू, तो ऐसा क्यों है कि जब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि CPEC शुरू हो गया, ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि 1 रोड 1 बेल्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, हम बन गए हैं, हम उसका सबसे पिवटल हिस्सा बन गए। जब चाइना से वो चाइना बॉर्डर से गवादर तक पहली दफा वो जो खुलना था, जो रोड्स खुलनी थी, आपको याद होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की जो दीवारें थी उनके पे सलवारें लटकी हुई थी, खान साहब वहां थे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई इकोनॉमिक हमारी चीज चलती है, कोई इकोनॉमी का पहिया चलने लगता है, जब CPEC पार्ट 2 आया, ठीक है, तो 26 नवंबर हो गया। ऐसा क्यों होता है कि आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर बजाय कि हम इस चीज को एम्पलीफाई करते हैं, और आज मुस्तफा साहब ये बात कल भी कर सकते थे ना जी, ठीक है, 18वीं तरमीम तो लाई भी इनकी हुई है सिंध में, हमारा तो ठीक। तो आज ये बात प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसी को तफसील से डिस्कस करेंगे और उस वक्त मैं आपका पॉइंट जरूर लूंगी। अभी मसूद साहब, हम आलमी फोरम बोर्ड ऑफ पीस के कयाम की बात कर लेते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान भी हुआ है, चार्टर पर दस्तखत भी हो गए हैं, लीड इसको डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और आलमी रहनुमाओं ने इसके चार्टर पर दस्तखत कर दिए हैं। सर, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? वो बोर्ड ऑफ पीस जिसको लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये आने वाले दिनों में ओवरलैप करेगा अक़वाम मुत्तहिदा को? क्योंकि र्यूमर्स ये भी हैं कि ओवर शेडो कर देगा और ये ऐसा एक इदारा बन जाएगा जिसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो डोनाल्ड ट्रंप पे होगी और डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे वो फैसले होंगे। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, अगर आपको याद हो, एक प्रोजेक्ट 2025 का बड़ा जिक्र रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये सदारती इंतखाबात लड़ रहे थे उस वक्त, तो वो उसमें जो चीजें थी उसमें यही था कि अक़वाम मुत्तहिदा और इस तरह के जो फोरम्स है उन्हें अमेरिका फंड नहीं करेगा, उन पर रिलाई नहीं करेगा और उनको कमजोर करेगा, बल्कि अपनी हेजमनी जो है उसको इंश्योर करेगा। तो ये मैं तो समझता हूँ प्रोजेक्ट 2025 जो है उस पर डोनाल्ड ट्रंप अमल कर रहे हैं। वो दुनिया में दोबारा से चाहते हैं कि अमेरिका वाहिद सुपर पावर रहे, जो कि बड़ा मुश्किल है। उसके चीन से बड़ा खतरा है और अब दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रही है, तो वो उसको रिटेन करना चाहते हैं। अमेरिका फर्स्ट का उन्होंने नारा लगाया, वो अमेरिका को ही मुकद्दम रखना चाहते हैं इस पूरी दुनिया में। पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक इस फोरम का हिस्सा बन रही, वो अगर इस फोरम का हिस्सा ना बने तो क्या करें? वो ट्रंप की दुश्मनी मोल लें। ऐसा अगर करेंगे तो वो अपने साथ ज्यादती करेंगे, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसे IMF की जरूरत है, दीगर मालियाती इदारों की जरूरत है। तो बहुत जरूरी है ये कि पाकिस्तान इसका हिस्सा हो। और मैंने जो पहले बात कही थी कि FDI पाकिस्तान में है, तो FDI का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कर रही हमारे यहाँ एनर्जी जो है वो बहुत महंगी है, हमारे यहाँ कारोबार करना मुश्किल है, लेकिन बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिन पे काम होने की जरूरत है, जिनकी वजह से हमारे यहाँ पावर का जो क्राइसिस है वो खत्म हो सकता है। मिसाल के तौर पर डैम्स की तामीर है, मिसाल के तौर पर CPEC में हम दूसरे ममालिक को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर सकते जब हम इतनी तकदो कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के लिए, खासतौर पर अमेरिका के लिए। तो G2G बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं। सही, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये बोर्ड ऑफ पीस को? आलमी शराकत और ख़ास तौर पर अब मुस्लिम दुनिया की इसमें जो नुमाइंदगी है, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी है, सर कैसे रीड करते हैं आप आने वाले वक्तों में और मुस्तकबिल में ये जो वर्ल्ड ऑफ पीस है, बोर्ड ऑफ पीस बना है, ये बोर्ड कितना सिग्निफिकेंस होने वाला है? देखिए, इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कमज़ोर हो गई थी ना। अगर वो कर रही होती, अरब लीग कर रही होती, GCC कर रही होते, OIC कर रही होती कोई किरदार, तो फिर इसका मतलब है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब है कि फोरम पे फोरम बनाया जा रहा है, यानी कि जो मुस्तकबिल है यूनाइटेड नेशन का वो कोई ज़्यादा ताबनाक नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह से लीग ऑफ द नेशंस जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अख्ताम पजीर हुई थी, क्योंकि उसने दुनिया में अमन नहीं ला सकी थी, बराबरी के सतह के ऊपर काम नहीं हो सके थे। लेकिन इस खित्ते के अंदर याद रखें कि ईरान भी मौजूद है और ईरान जो है वो और हमास जो है वो वहाँ मौजूद है और ये उनका सर्वाइवल का मामला है। और अगर इसके अंदर ईरान शामिल नहीं है, जो कि नहीं होगा,
तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या पीस और स्टेबिलिटी आएगी। मसूद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी वो ठीक है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की भी जरूरत है उनको। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया, तुर्किया के साथ कुर्बतें हैं, लिबिया के साथ हमारे मामलात हैं, आज़रबाईजान के साथ। द वे वी आर स्प्रेडिंग आवरसेल्फ इज, मैं कहता हूँ कमाल है ये। अब इसके अंदर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है शामिल, और साथ साथ पाकिस्तान का न्यूक्लियर रियासत होना और इंडिया को जो है वो अपने से बड़े दुश्मन को जो है कन्वेंशनल वॉर के अंदर हराना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पाकिस्तान का जो कद है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है, क्योंकि स्टेट ऑफ इजराइल को दो ममालिक से खतरा है, एक पाकिस्तान और एक ईरान से, जिसका इजहार खुद जो है बेंजामिन नेतन्याहू अपने टीवी प्रोग्राम में कर चुके हैं। अब मसला यहाँ ये है कि इन सारी चीजों के बावजूद गजा के अंदर अमन जो है वो सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर इजराइल उसकी वायलेशन करता है, जैसे माजी में उसने जब 3 स्टेजेस मुआहदा था, जिसमें पहले में मगवी इजरायली रिहा हुए, उसने मुआहदा तोड़ दिया। फिर उसके बाद शर्म अल शेख के अंदर 20 नुकाती मुआहदा हुआ, जिसके एक शिक जो है वो बोर्ड ऑफ पीस जो है वो भी उसी की शिक का हिस्सा है। तो उसके अंदर जो है वो उसने वायलेट कर दिया और तकरीबन 460 जो है वो शहीद हो गए और तकरीबन 8000 से ज्यादा पाउंड जो उसने बमबारी वहां कर दी। तो वायलेशन तो वो हर बार कर रहा है। मसला ये है कि अगर वो नेक्स्ट वायलेशन करेगा तो फिर क्या अमेरिका समेत दीगर ममालिक उस पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाएंगे? क्या सिफारती पाबंदियां आयद होंगी? क्या मुआशी पाबंदियां होंगी? क्या उसके खिलाफ दिफाई हिकमत अमली होगी? और इसके अंदर एक बात जवेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है रूस का शामिल होना। यानी कि रूस वो मुल्क है जिसका जो है बाकायदा दिफाई मुआहदा था सीरिया के साथ, इराक के साथ, यमन के साथ। क्या सीरिया जो ये रूस का आना ये बात नहीं दे रहा कि वो अमेरिका को इस खित्ते में जो है वो चौधराहट कायम नहीं करने देगा? और यही वजह है कि वो बोर्ड ऑफ पीस का जो है वो मेंबर बन के सामने उभर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेक है जो इस सारे के ऊपर है। पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पोजीशन है कि हमने 3 बातें। पहली बात यह है कि 1967 से पहले के बॉर्डर के ऊपर इजराइल क्या जाएगा और अल कुद्स शरीफ को उसका कैपिटल तस्लीम करेगा। दूसरा यह है कि ब्लड शेड वहां खत्म होगा। तीसरा यह है कि वहां जो है वो लोगों को जो एड है वो फरावानी होगी। और तीसरा ये है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, लोगों को जबरी इनखला, वो खत्म होगा। अगर ये वो नहीं करेगा तो जाहिर है पाकिस्तान जो है उसको अपनी जो हिकमत अमली है उसके ऊपर असर नौ ठीक है। यानी अब्दुल्ला साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में दावत तो कबूल कर ली है, लेकिन पाकिस्तान का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है और पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हैं। बैरिस्टर साहब, बोर्ड ऑफ पीस को आप किस तरह से देखते हैं और इसमें पाकिस्तान की शमूलियत, पाकिस्तान को दावत मिलना कितना ये सिग्निफिकेंस रखता है? पहली बात तो है कि मैं बड़ी सतही लेवल की बात करूंगा, वो ये है कि जब सुनी उसको जाती है और मेंबरशिप्स उनको मिलती हैं जो कुछ होते हैं। अयूब साहब के बाद हम लोग जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है वर्ल्ड की वो उससे निकल गए थे। सीटों सेंटों के बाद हम कभी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहे। हम तो गालिबन उस नहज पे रहे कि हमने वॉर ऑफ टेरर में भी सबसे ज्यादा जाने दी, सबसे ज्यादा बम धमाके सिविलियन और मिलिट्री, और फिर भी हमें नॉन एटो अलायंस कहा जाता था। ठीक है, डू मोर का नारा लगता था, अलाप आता था वहां से। ठीक है, दे वर नॉट सैटिस्फाइड विद अस, और हम भी छुप के पीछे से बिहाइंड द डोर काम करते थे। हम कभी चाइना से अपनी दोस्ती छुप के निभा रहे हैं, कभी अमेरिका के साथ हो गए। वी वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बट फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, आप देखिए ऐसा कमाल किस्म का नताइज निकले हैं कि आप चाइना कहता है कि ठीक है आप जो है बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने, सिंस आई एम नॉट अ मेंबर यू विल वॉइस मी। यू कम टू ईरान, ठीक है जी, अब आपको पता है वो यहाँ सेक्टेरियन इशू भी हो जाते हैं। ईरान की आज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट आई है कि जब ईरान पे बादल थे तो अब जो मुस्लिम उम्मा थी उसमें कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। सबसे पहले हमारा जो भाई है वो पाकिस्तान आया। देखिए हमने पाकिस्तान इसको भी साथ रखा, रशिया के साथ हमारे तल्लुकात ठीक है, और ऊपर से अमेरिका को तो छोड़ दें, वो इंडिया की जहाजों की पतंगबाजी के अलावा आज फील्ड मार्शल को स्टेज पे बैठ के हाथ हिला रहे थे। तो वी हैव केप्ट ऑल द कॉर्नर्स for the first time in a way that we are not hiding. ठीक है, हम खुल के सामने हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारी कुछ वक़्त है। When you can give something, जब आपके पास या माल हो या तालीम हो या पैसा हो तो फिर दुनिया आपकी सुनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से, और आई थिंक हमारी फील्ड मार्शल साहब, हमारी गवर्नमेंट, मेरी गवर्नमेंट है, मेरे फील्ड मार्शल है, मेरे इदारे हैं, ठीक है, इनकी तगोद और मेहनत की वजह से वी आर एट दिस पोजीशन दैट वी आर समथिंग।
इसके बाद आप आ जाए कि क्या जो यूनाइटेड नेशंस है उसके पैरेलल अमेरिका कुछ खड़ा करना चाह रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप ये देखिए, अमेरिका ने 3 सालों के लिए मेंबरशिप फ्री रखी है इसकी, बोर्ड ऑफ पीस की। उसके बाद कहते हैं पैसे देंगे, मेंबर्स को पैसे देने आ जाने के जी। और उसके अलावा पाकिस्तान भी मुफ्त में चला गया। पता नहीं 3 साल बाद ट्रम्प भी होता है नहीं होता, पता नहीं, ये इदारा रहता भी नहीं रहता। बट जहां तक आप वीटो पावर्स मुल्कों की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका इज जॉन विद यूरोप ना। और ऐसे हालात बदल गए हैं कि रशिया जो है वो ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका का साथ दे रहा है, ठीक है। यहाँ अमेरिका जो है वो यूरोप के खिलाफ खड़ा है। और आप सर ने जैसे बात की लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशन हर जो है आलमी जंग के बाद, पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनी, दूसरी के बाद यूनाइटेड नेशन बनी, और अभी जो है वो क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन जो है वो वॉर क्राइम्स वो ये वेस्टर्न मुल्क खुद करते हैं। बिल्कुल। अब आप पिछले कुछ दिनों पहले यूएन ने भी रेजोल्यूशन पास की जब ये सदर उठा के ले आए अपने करीबी मुल्क का, ठीक है। तो नाउ अमेरिका वांट्स टू वो कि मैं चौधरी भी हूँ, कानून भी मेरा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस, अब वो तो ये भी कहते हैं यूनाइटेड नेशंस खुद हमने जगह दी हुई, हमारी जगह पे बैठा, तो इसकी क्या होगा। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम 18वीं तरमीम पर मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कह रहे हैं और जवाब राना सनाउल्लाह साहब ने क्या दिया है, इसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की हम बात करेंगे, जो कि ये कहते हैं कि मैं रियासत से मुतालबा और अपील ये करता हूँ कि आइन के आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा कराची को बनाया जाए। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि 18वीं तरमीम कराची में नस्ल कुशी की वजह है। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो जो वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया, इस मुतालबे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा करने से मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, बात यह है कि मसाइल तो जाहिर है, मसाइल तो वहाँ रहेंगे, लेकिन फेडरल जो टेरिटरी है उसके खिलाफ क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत मान जाएगी? आपको पता है वहाँ तो मरसूम मरसूम सिंध ना देशों के नारे लग जाएंगे। ये एक अलग बात है कि ये बॉम्बे रेजिडेंसी कहलाते था पहले ये सारा जगह, और ये उसके नीचे कराची आया करता था। फिर पाकिस्तान जब बना तो फिर कराची जो है उसका जो है वो कैपिटल रहा। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम पे मुआशी कैपिटल है वो भी कराची है, जहाँ 65% जो है हमारी मईशत जो है वो पे होती है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ आप देखें कत्ल व गारत हो रही है, जिस तरीके से लूट मार है, जिस तरीके से वहाँ भत्ता है, जिस तरीके से बैड गवर्नेंस है, बाखुदा मैं बताऊं जवेरिया बीबी के दिल रोता है। आपको मैं यकीन से बताऊं कि जो मेयर शंघाई है वो मैं जब उससे मिला तो उसको मतलब वो एक स्टनिंग सिटी है, दुनिया की नंबर 1 सिटी मैं कह सकता हूँ। तो उससे मैंने जब वो उर्दू में बात करने लगे तो कहा कि जी मैं तो कराची में पढ़ता था और मेरा ये ख्वाब था कि मैं कराची जैसा शहर बनाऊं पाकिस्तान, अपने मुल्क को और चीन को। तो क्योंकि कराची खुला शहर था, बड़ी बड़ी सड़कें थी, खुली वहाँ कारोबार था, लोग जो है वो हंसते बसते थे, तो बहारें थी, रेस्टोरेंट भरे होते थे। तो हमें बड़ी अफसोस हुआ कि ये अब कराची जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हुआ। और रिसेंट जो सानिहा अब्दुल्ला साहब हुआ, जिससे हमारे दिल अभी तक दहले हुए हैं, जिंदा लोग जल गए, गुल प्लाजा जो सानिहा हुआ है, कराची में इस तरह के वाकयात जो है वो मामूल बन गए हैं। देखिए, कोरिया के अंदर एक जहाज जो है वो बहरी जहाज जो है बंदरगाह के से थोड़ा सा किनारे पे डूब गया था और उसके अंदर कुछ हमवात हो गई थी। तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ गुल प्लाजा में जो हुआ, ये मतलब क्लियर बात है कि उसमें वजीर आला अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करने हैं, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो घर चले जाएं, तो क्यों नहीं गए। बात यह है कि बच्चे जो है वो गटरों के अंदर जो है ढकना ना होने की वजह से जो है वो गिर के जो है वो अमवात हो रही है, जान बहक हो जाते जी हैं। जी अमवात हो रही है। आप उसका पानी, अगर बारिश हो जाए, अभी ये बारिश अभी शुरू है, बारिश हो जाए जरा ज्यादा तो कराची के अंदर लोग जो है तालाब बन जाता है और हकीकत में कश्तियां चलने लगती हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये इस शहर का कसूर क्या है? क्या बोरी बंद लाशें, क्या जो है इस शहर के अंदर ड्रग माफिया, मोबाइल आपने एक देने के लिए रखा हुआ है,
सड़क के ऊपर जो है लोग टारगेट किल कर रहे हैं, औरतों को जो है वो आए दिन जो है वो छेड़खानी करते हैं, चुटकियां काटते हैं, तौबा इस्तगफार, उनको जो है वो हरासा करते हरासा हैं। किया जाता है। क्या वहां जितने भी लोगों को सेक्टेरियनिज्म के ऊपर और इसी तरीके से दीगर जो बकायदा जो है वो पटेल पाड़ा और दरमियान में जो पश्तून का इलाका अलहदा, बलोचों का अलहदा, सिंधियों का अलहदा, वहां मुहाजिरों का अलहदा, क्यों बाबा, ये कौन सा? तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर उसको फेडरल टेरिटरी के अंदर ले जाया जाए या इवन उसको एक ऑटोनोमस स्टेटस भी दे दिया जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि कराची मैनेज नहीं हो रहा, ये एक रियलिटी है। ठीक है मसूद साहब, आप तो कराची में ही मौजूद हैं, कराची के मसाइल को आप देख रहे हैं, आपने भी सानेहा गुल प्लाजा को भी बड़े करीब से देखा होगा। अब ये कहा जा रहा है कि कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है। ये मुतालबा अपनी जगह, लेकिन मसूद साहब आपको नहीं लगता कि कराची में जो अवामी मसाइल हैं, जो एक्चुअल मसाइल हैं, वो कुछ और हैं लेकिन बातें कुछ और हो रही होती हैं? ये मसाइल हैं क्यों, इसकी रूट कॉज तो वही है जो अब्दुल्ला गुल साहब फरमा रहे थे कि कराची में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कराची जिस तरह से टैक्स, कि पूरे मुल्क में आईनी तौर पर तरीकाकार क्या है कि जहां के वसाइल हैं वो सबसे पहले वहां की आवाम पर इस्तेमाल होंगे। सही। जहां से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा सबसे पहला उस इलाके की आवाम का है जहां पर से वो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। गैस चलती है तो उसकी रॉयल्टी उन इलाकों को मिलती है जहां पर गैस, जो बिजली बना रहे, तो ये तरीकाकार है। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कराची जमा करता है, लेकिन उसके बावजूद कराची में बल्दियाती मसाइल का होना ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है, न सिर्फ पाकिस्तान कराची के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान पे आप इन्वेस्ट नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो पाकिस्तान की बैकबोन है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो कोई ना कोई हद तो ऐसा निकलना चाहिए। अब मसला यह है कि पीपल्स पार्टी को कभी भी इसके क़याम से लेकर आज तक एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन कराची से नहीं मिली। वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त भी अगर मुस्तफा कमाल यहाँ के मेयर है तो वो टेक्निकल बुनियादों पे मेयर है, उनकी इतनी पावर नहीं थी कि वो मेयर बन सकते, वो किसी और तरीके से मेयर बने यहाँ के। तो कभी भी पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। बदले में पीपल्स पार्टी ने कभी ना इन्वेस्ट किया, ना उनका तरीकाकार है। उनका तर्ज सियासत है वडेरों की सियासत, उनका हल्का इंतखाब होता है वडेरों का हल्का इंतखाब। कराची में किसी का हल्का इंतखाब नहीं है। कराची में जो परफॉर्म करता है उसको वोट मिलता है और जो नहीं करता उसको वोट नहीं मिलता। कराची में कभी लिसानी फसादात को हवा दी जाती है, कभी मजहबी इंतहा पसंदी और फसादात को हवा दी जाती है, कभी टारगेट किलिंग की जाती है। कराची एक बहुत ही पाकिस्तान के मेरे ख्याल में तमाम शहरों से एक मुख्तलिफ शहर है कराची। सही। तो इसको एक अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है। मुझसे खुद वक्तन फवक्तन पीपल्स पार्टी के बहुत अहम वुज़रा ने, एक नहीं, दो नहीं, 3 वुज़रा ने मुझसे कहा कि पीपल्स पार्टी कराची का कोई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करेगी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं करेगी, वो कहते हैं जी कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम तो इंटीरियर सिंध से वोट लेते हैं, हमने वहीं पर सर्व करना है। मगर मसला यह है कि वो इंटीरियर सिंध में भी तो कहीं कुछ नहीं करते कि लाड़काना को उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। आप कराची से बाहर निकल जाएं ना, आपको हैदराबाद को बहुत अच्छा नजर आएगा, ना सक्कर बहुत अच्छा नजर आएगा। पूरे मुल्क में अर्बनाइजेशन हो रही है, लेकिन सिंध में अर्बनाइजेशन नहीं हो रही। जो शहरी इलाके वो देहातों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अफसोसनाक सूरत हाल है। मसूद साहब, बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम 18वीं तरमीम पे बात कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो इत्तफाक राय से बनी है, मगर इसमें बेहतरी के लिए भी आईनी रास्ता मौजूद है। मैडम, मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताता चलूं, पहले जो कराची में जो सिंध में जो कार्ड इस्तेमाल होता था वो लड़ाई होती थी पंजाब से, जब वफाक के अंदर पोजीशन चाहिए थी, जब यहाँ होते और तकर्रियां थी। अब जो है वो कराची महाजर और सिंध कार्ड चल रहा है, क्योंकि उन्हें गालिबन वहाँ कुछ ओहदे चाहिए, वहाँ कुछ अपने मुतालबात मनवाने हैं। ये पाकिस्तान या कराची की कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, मुस्तफा कमाल साहब भी शहर के मिर रहे हैं, ठीक है। कराची के अंदर वाटर इशू नहीं खत्म हुआ, टैंकर माफिया नहीं खत्म हुआ। मुस्तफा कमाल साहब भी आ रहे हैं। कौन सी आपने कटी पहाड़ी के कराची में रहते हुए आप क्लिफ्टन से निकल के कटी पहाड़ी जा सकते हैं, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी के हालात नहीं ठीक। वो ये कह रहे हैं विफाक का हिस्सा बना दें कराची को। जी, वफाक का हिस्सा वही मैं बता रहा हूँ जी। कराची जो है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर अगर आप फाइनेंशियली कराची को निकाल दे तो सिंध के पास क्या रहता है? तो इट्स जस्ट ब्लैकमेल टैक्टिक।
ठीक है। अब वो कभी वो आप देखते हैं ना, वो नहरों पे लड़ाई चल जाती है, कभी इंडस पे लड़ाई चल जाती है जब पंजाब के साथ आना होता है, ठीक है। कभी वो आप जब केपी ने हमसे लड़ना होता है तो वो उस नहर पे निकल जाते हैं कि वो कालाबाग डैम बनेगा तो करंट निकल जाएगा पानी के अंदर से। क्या पतंगबाजी है खुदा की कसम। लेकिन एट द सेम टाइम कराची के अंदर अब वो महाजिर और सिंधियों की लड़ाई चल रही है, just to get gains whatever they want. But other than that, as far as the local government are concerned, Karachi is Sindh is one of the only province जहाँ पर पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट के माशाल्लाह इलेक्शंस हो ही नहीं। 2019 का कानून आया, हमने इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई कि 3 महीने में इलेक्शन कराए, हमने कोई इलेक्शन नहीं करा। कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी है, वहाँ मेयर मौजूद है, ठीक है। अब जब आपका मेयर वहाँ खड़े होकर ये कहता है कि माजरत के साथ मैं मैन होल्स नहीं कवर कर सकता, देन लोकल गवर्नमेंट फॉर व्हाट? ठीक है जी, आप कराची में प्रोजेक्ट्स छोड़ें, ठीक है, वहां आप एक टीम की पट्टी से अपने मैन होल्स नहीं कवर कर सकते, बच्चे 8-8 किलोमीटर दूर मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल में हठधर्मी है, वो पैसा भी कमा रहे हैं और वो बना भी उतना रहे। बैरिस्टर साहब, मसूद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी मसूद साहब। देखिए, कराची में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। बैरिस्टर साहब मुझे नहीं पता कि आखिरी मरतबा कब कराची तशरीफ लाए या कराची में कितना अर्सा रहे वो, लेकिन इस वक्त कराची की मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर ना सिंधी, महाजिर, पठान, पंजाबी, बलोची, शिया, सुन्नी, पट्टा नहीं है। यहाँ पर इस वक्त लड़ाई ये नहीं हो रही है। यहाँ पर जो लोग जिन भी इलाकों से आए वो आकर यहाँ पर बस गए, उनकी 2-2, 3-3 नस्लें अब जो है वो बच्चे यहाँ पर जवान हो गए, वो सब कराची आए थे और सभी मुतासिर हैं। अब ये सिंधी, पठान या पंजाबी का मसला नहीं है, ये शहर का मसला है। कोई एक चीज भी ठीक नहीं है यहाँ पर। तो ये शहर गवर्न करने के काबिल ही नहीं नजर आता उस वक्त तक, जब तक कि ये जब आप सियासी तौर पे पंजाबी, सिंधी या पठान पंजाबी की बात कर लेते हैं तो हम कॉर्नर कर देते हैं एक मसले को। तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। किसी की इजारादारी नहीं है किसी इलाके पर, यानी सिंध के पास कराची नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि सिंध खत्म हो जाएगा, या बलूचिस्तान के पास कराची नहीं है तो क्या बलूचिस्तान खत्म हो गया? तो ये सोच मेरे ठीक है, ये एक्चुअल इशू है जो यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। मसूद साहब, बैरिस्टर साहब और अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया है। वजह क्या बनी, इस पे हमारे पास स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नसीम राजपूत साहब मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है 7 फरवरी 2026 से। भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर इसकी मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश जो कि T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप C में शामिल है, उसके तमाम मैचेस भारत में होने हैं। बांग्लादेश ने भारत जाने से साफ इनकार कर दिया है। इसी पे बात करने के लिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपने हमें वक्त दिया। नसीम राजपूत साहब, बताइएगा सबसे पहले तो ये कि ये जो मसला है आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, बांग्लादेश ने इनकार क्यों किया है भारत जाने से? देखिए, सूरत हाल बांग्लादेश के लिए काफी अरसे से इतनी आसान नहीं थी। बांग्लादेश की हुकूमत हसीना वाजिद की खत्म हुई और उसके बाद से सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती चली गई। अगर आप सूरत हाल देखेंगी तो उसके बाद से अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत करीब थे इंडिया के, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। जो फैसले हुआ करते थे उस दौर में वो इंडिया के फेवर में जाया करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे उनकी हुकूमत खत्म हुई, इंडिया ने बांग्लादेश को एक डिफरेंट निगाह से देखना शुरू कर दिया। सही। और उसके नतीजे हमने यहाँ तक देखे कि मुस्तफिजुर रहमान, देखिए मैं पाकिस्तान के उन जर्नलिस्ट हैं जी, मैं पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट हूँ कि जो पहली मर्तबा पाकिस्तान के किसी चैनल के माइक पर शाहरुख खान को लेकर आया है। और शाहरुख खान जो ऑनर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, उन्हीं की टीम से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया। सही। आप यकीन माने, मैं हल्फिया कह सकता हूँ, वो शख्स एक बहुत अजीम और बड़ा इंसान है। खैर वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि मुझे कैसे इंटरव्यू मिला था उनका। जी, कभी ये कहानी भी सुनेंगे आपसे, लेकिन अभी हाँ, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शख्स इतना बड़ा है कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के आने पे पाबंदी लगा दी थी, उस वक्त भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो फिर कमाल का जो है वो सूरत हाल थी। क्या थी? वसीम अकरम जा रहे थे, वो वहां पे कोच थे, किसके थे? शाहरुख खान के थे। अब अगर ये जो 3 खान है ये जरा सी भी कोई बात कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो जी पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो मुसलमान हो गई
और फिर हिंदू तवा हुकूमत ने ऑलरेडी जितने मसाइल पैदा किए हुए, तो शाहरुख खान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो मुस्तफीज को अपनी टीम से बाहर कर दे। ठीक है, मुस्तफीज को बाहर कर दिया, वो चले गए, ठीक है। और वही रीजन बना जवेरिया, और कोई रीजन नहीं बना जिसके बाद से बांग्लादेश को भी मौका मिला कि भाई आप जिस पिच पे आके हमारे खिलाफ खेल रहे हो। देखिए पहले इंडिया हमारे खिलाफ खेलता था, हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो उनको लगाम दी वो कमाल की लगाम दी। आज तो इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं कि कोई ऐसा चेयर कर रहा है पीसीबी को जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, तारीफ कर रहे हैं वो भी। हाँ बिल्कुल, अब आप अंदाजा करें कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने का नतीजा क्या निकला। वहीं से ही सूरत-ए-हाल खराब हुई और अब बांग्लादेश ने मना कर दिया, और कल जो डेडलाइन थी आज बांग्लादेश ने वो भी मना कर दी। उनके प्लेयर्स भी साथ बैठे हुए थे, फिर उनके मुशीरे खेल ने जो स्टेटमेंट दिया। अच्छा सर, मॉरली तो यही बनता है जो बांग्लादेश ने किया, लेकिन अब आईसीसी ने जो भारत ना जाने की उनकी दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। अब ऑप्शंस क्या हैं? देखिए अभी जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं कि स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा। बांग्लादेश ने कोशिश की थी, उन्होंने एक ऑप्शन, बहुत एक बेहतर ऑप्शन दिया था। देखिए ना, अगर इंडिया अगर एक बांग्लादेश के प्लेयर्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो फिर वो पूरी टीम को कैसे देगा? नहीं दे सकता, वो मुस्तफीज को नहीं दे सकते थे वहां पे, और उन्होंने कहा कि ये शामिल नहीं होंगे, तो अब पूरी टीम को आप कैसे देंगे? उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आयरलैंड की टीम आ जाए, इंडिया खेल ले, हम जाके श्रीलंका में खेल लेते, हमारे ग्रुप को चेंज कर दिया जाए। हाँ जी। लेकिन उस ग्रुप को चेंज नहीं किया जा सका क्योंकि आयरलैंड जो है, अभी तक तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड, इवन के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो खास तौर पे इंडिया के साथ ही हैं, तो आयरलैंड का भी रवैया वही दिखाई दिया कि मैं तो इंडिया में। टीम को ऐड किया जाएगा तो बांग्लादेश की टीम बिल्कुल बाहर हो जाएगी। देखिए ये सूरत में पाकिस्तान का रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखें इस तरीके की खबरें हम देख चुके हैं और बहुत सोर्सेज से ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया। मोहसिन नकवी साहब ने अब तक जितने शानदार स्टेप्स लिए, यहाँ पर अब पाकिस्तान किस अंदाज से, देखिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, और पीसीबी ने ये कहा भी है कि अगर बांग्लादेश का मसला हल नहीं हुआ तो पाकिस्तान शिरकत का जायजा लेगा T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन जायजा लेने का ऐलान, आपको इसके मायने पता है क्या है? इसके मायने हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अर्निंग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपए होती है जी, तो 65 रुपए खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान मना कर देता है। मैं इतना बड़ा फर्क है पाकिस्तान की आमद जब इंडिया का मैच होता है तो ये फर्क डालती है। सही। तो जब इतना बड़ा फर्क होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तो आंखें खुल जाएंगी। आपको पता है जो इनका अभी ब्रॉडकास्टर था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, अपना जो आईसीसी वर्ल्ड कप कराने जा रहे हैं जी, उसका 4 साला मुआहिदा था जो 2027 में खत्म होना था। वो 2 साल पहले वो कहने के भाई हाथ जोड़ के चले गए थे कि भाई आपकी जो सूरत हाल है वो समझ में नहीं आ रही। वजह क्या है? मोहसिन नकवी साहब जिंदाबाद। जो उन्होंने स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि अगर आपकी टीम नहीं आती पाकिस्तान तो मेरी कोई टीम नहीं जाएगी। नतीजा एशिया कप उन्हें पूरा का पूरा दुबई लेके आना पड़ा, इमारात में लाके खेलना पड़ा। पाकिस्तान की टीम, वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप खेला तो उसके मैचेस श्रीलंका में हुए और ज्वाइंट मेजबान रखना पड़ा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे किस जगह पे खड़े हुए इस वक्त इंडिया बहादुर, कहाँ लेके जाएंगे अपने पैसे को? पाकिस्तान का जो स्टैंड है आज, जो तारीफ इंडिया का मीडिया कर रहा है, वो किसी हमें खुशफहमी में नहीं आना चाहिए। वो इस वजह से कर रहा है कि वो बैकफुट पे है हमारे से। अच्छा राजपूत साहब, ये भी बताइएगा कि एक तो ये वजूहात हैं, पूरी दुनिया अब देख रही है भारत जो हरकतें कर रहा है, भारत ने खेल के मैदान में भी सियासत को इन्वॉल्व कर दिया है। किस तरह से भारत का जो इमेज है वो मुतासर हो रहा है पूरी दुनिया में? देखिए हाथ ना मिलाना, मैं फिर एक बात कहता हूँ, मैं जैसे इंडिया का जो रवैया, खासतौर पर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी जो उनके इंतहा पसंद लोग हैं, मैं उनकी स्पेशली बात कर रहा हूँ, उनसे तो मैं कभी जिंदगी में हाथ मिलाना पसंद ना करूं जो इंसान ही नहीं नजर आते। जो अपने मुल्क में तो देखे ना क्या हाल किया हुआ है, सिख अलहदा घूम रहे हैं, उनकी अकलियतें किस प्रॉब्लम का शिकार दिखाई दे रही हैं। आप ऐसे हुकूमत करते हैं, मैं तो कभी भी आपके ये जो हिंदू तवा हुकूमत के लोग हैं हाथ मिलाना पसंद ना करूं। लेकिन खेल का मैदान एक डिफरेंट वेन्यू, बिल्कुल ऐसी, और खासतौर पर क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ना क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट जवेरिया बिल्कुल ऐसा ही, आपको एक जेस्चर देते हैं, आप एक गुडविल का पैगाम देते हैं, आप एक भाईचारे की फिजा को बुलंद करते हैं। आपने उस सब की ऐसी तैसी रोन के रख दिया।
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मिला रहे, चलो हमने आपके 6-0 कर दिया था, हमने आपको ठोक के रख दिया था, लेकिन बांग्लादेश ने तो अभी आपसे कोई जंग नहीं लड़ी। उन्होंने तो आपके कोई भी ऐसी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई है जो आप दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर बांग्लादेश भी आपको रिप्लाई इस तरीके का करे तो क्या होगा? मेरे ख्याल है आंखें खोल लेनी चाहिए। अच्छा राजपूत साहब, अब क्योंकि हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ऑप्शंस हैं? अगर पाकिस्तान मना कर देता है तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल है अभी तक पाकिस्तान प्रॉपर तौर पे टेबल पर आया नहीं है बात करने के लिए। पाकिस्तान जब टेबल पे आएगा तो ग्राउंड कंडीशन का अंदाजा होगा। देखें, पाकिस्तान ये जो बात हो रही थी कि बांग्लादेश की टीम जाके खेले वहां पर श्रीलंका में, उस सिलसिले में जब वोटिंग हुई थी तो बहुत बड़ा फर्क था, सिर्फ 2 वोट थे बांग्लादेश के हक में। वो 2 वोट कौन से थे? वो दूसरे वोट का अपना ताकत एक अपनी जगह पर है, लेकिन टेबल टॉक के ऊपर जब वो बैठेंगे, देखिए अभी तक जो टेबल टॉक हुई थी वोटिंग हुई है, वोटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जाहिर है जब पाकिस्तान ये कहेगा कि मैं सोच रहा हूँ, सही भाई, ये कोई फीफा नहीं है कि 210 मुल्क खेलते हैं फुटबॉल, ये कोई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है कि 210 मुल्क खेलते हैं, ये खेलते ही सिर्फ 10 मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही, और पाकिस्तान इस वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान ये कहा है कि वो बांग्लादेश का साथ देगा। अब देखना ये है कि आईसीसी क्या फैसला करता है। कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में ये इसका जो रिजल्ट है वो भी सामने आ जाएगा। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।